नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सोनपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर है। सोनपुर मेला में झूला टूट गया है और झूला टूटने से 4 लोगों के घायल होने की खबर है। 3 लोगों को फिलहाल सोनपुर में इलाज के लिए भर्ती किया गया है, वहीं एक शख्स को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। तो सोनपुर मेले में लोगों की भीड़ उमड़ रही है और इस दौरान सोनपुर मेले से झूला टूटने की खबर है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये झूला टूटा है और इसकी वजह से 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। 3 लोगों को फिलहाल इलाज के लिए सोनपुर में ही रखा गया है, जबकि एक शख्स को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। और प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, आखिर कैसे यह हादसा हुआ है और फिलहाल क्या स्थिति है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि सोनपुर मेले में आज चूंकि संडे का दिन है और अप्रत्याशित भीड़ जो है इस संडे को, इस रविवार को वहां पे उमड़ी है और काफी ज्यादा संख्या में जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। इसके कारण है कि लोग जो झूला लगा है, कई तरह के झूले यहाँ सोनपुर मेले में लगे गए हैं। उसी में से एक बड़ा वाला जो झूला होता है उस पे 4 लोग एक केबिन में बैठे हुए थे। अचानक से उसका जो वायर होता है वो टूट गया, जिसके कारण वो जो केबिन होता है उसमें 4 लोग सवार थे, वो चारों टूटकर नीचे गिर जाते हैं, जिसमें से 3 लोग को चोट लगी, लेकिन उनका प्राथमिक उपचार जो है वो स्थानीय अस्पताल में कर लिया गया। लेकिन एक युवक जो बगल से तार गुजर रहा था, उस तार की चपेट में आ गया, जिसके कारण जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया और उसकी स्थिति जो है वो गंभीर बताई जा रही है। बाकी जो 3 लोग इसमें घायल हुए थे, उन तीनों की स्थिति अभी फिलहाल ठीक है और सोनपुर अनुमंडल अस्पताल में ही उनका इलाज किया गया है। प्रफुल्ल, सवाल ये है कि इतना बड़ा मेला लगता है, प्रशासन तमाम तरह के दावे करता है, तो क्या इन झूलों को सुरक्षा मानदंड अपनाने के लिए नहीं कहा गया था? जो सुरक्षा के मानक होते हैं उनकी चेकिंग नहीं की गई थी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये लापरवाही है। ये जो झूला लगाते हैं उनके तरफ से भी और प्रशासनिक लापरवाही भी कहीं ना कहीं इस मामले में है, क्योंकि जो मानक तय किए जाते हैं उस मानक को पूरी तरह से चेक नहीं किया गया, जिसके कारण है कि ये हादसा हुआ और इससे बड़ा हादसा भी हो सकता था कि एक ही केबिन गिरा और भी अगर लापरवाही ऐसी थी कि और भी केबिन गिर सकता था और उसमें बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन एक केबिन गिरा जिसके 4 युवक जो थे वो इस चपेट में आए हैं। प्रशासन मौके पे पहुंची है, एसडीपी और एसडीएम जो है वो मौके पे पहुंचे। पूरे मामले की जो है वो छानबीन की जा रही है, कहाँ पे चूक हुई है। फिलहाल जो स्थिति है, मैं आपको बता दूं कि जो 3 लोग घायल थे उनकी स्थिति ठीक है और एक युवक जो था वो गंभीर है, जिसका इलाज जो है वो पटना में किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के कई जिलों में जेडीयू के संगठन चुनाव के दौरान लगातार बवाल हो रहा है। कहीं चुनाव प्रक्रिया में बीजेपी नेताओं के शामिल होने का आरोप लगाया गया, तो कहीं वोटर लिस्ट में हेरफेर की बात कही गई। नारेबाजी की ये तस्वीरें गोपालगंज की हैं। जेडीयू के संगठन चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ। हालात को बिगड़ता देख मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। हंगामे के कारण चुनाव तक स्थगित कर दिया गया। वहीं जिले के जेडीयू नेताओं का आरोप है कि हंगामा करने वाले जेडीयू के नहीं बल्कि बीजेपी के लोग थे। ये अब संगठन को तोड़ने के लिए कुछ लोग षड्यंत्र रचकर यहाँ आए थे, जिनका मंसूबा विफल हो गया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब जेडीयू के संगठन चुनाव के दौरान हंगामा हुआ। इसके पहले कई जिलों से हंगामे की खबरें आती रही हैं। गया में भी जेडीयू महानगर अध्यक्ष के चुनाव में भारी हंगामा हुआ। यहाँ वोटर लिस्ट में हेरफेर का आरोप लगाकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। मौके पर मौजूद चुनाव पर्यवेक्षक ने दोनों गुटों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक हंगामा होता रहा। हंगामे के बीच ही राजू बरनवाल को गया महानगर अध्यक्ष चुन लिया गया। हमारे साथ जो हमारे वोटर थे उनको भगा दिया गया। बोला गया कि एसएसपी को फोन कर रहे हैं, सबको जेल भेज दिया जाएगा। धमकी दिया गया, ढकेला ढकेली उनके राजू बरनवाल जी के गार्ड के द्वारा किया गया। गोपालगंज जिले के नेताओं ने हंगामे का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने की कोशिश की, लेकिन सवाल है
कि बाकी जिलों में हंगामे क्यों हुए। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद और गया से एलन लीली की रिपोर्ट। 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर पटना में बीजेपी की ओर से बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ईबीसी, दलितों, आदिवासियों के साथ ही पसमानदा मुसलमानों को आमंत्रित किया गया है। वैसे आयोजन बीजेपी नेता संजय पासवान की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन पसमानदा मुसलमानों को लेकर आयोजन के बहाने सियासत जमकर हो रही है। बिहार में सियासी उलटफेर का शिकार बनी बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस झटके से निपटने की रणनीति पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी बीजेपी मुस्लिमों में पिछड़ी जाति के पसमानदा समाज के मुस्लिमों को साधने की तैयारी में जुट गई। 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें ईबीसी, दलितों और आदिवासियों के साथ साथ पसमानदा मुसलमानों की लंबित मांगों के लिए एक समूह में काम करने की शुरुआत होगी। बीजेपी की इस पहल पर सियासत तेज हो चली है। भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को लेकर चलना चाहती है, और जब देश के प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो जो पसमानदा समाज और आजादी के बाद से आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने पसमानदा समाज की ओर ध्यान नहीं दिया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पसमानदा समाज से राज्यसभा में भेजने का काम किया, जो अपने आप में एक मील का पत्थर है। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? श्री नीतीश कुमार जी के ऊपर उंगली उठाना और अल्पसंख्यकों के विकास को लेकर के उंगली उठाना, मुझे लगता है कि सूरज को चिराग दिखाने की तरह है। बीजेपी पहले ही यूपी के रामपुर, लखनऊ और बरेली में पसमानदा मुसलमानों के लिए सभाएं कर चुकी है। अब बिहार में कार्यक्रम के आयोजन को लेकर विरोधी बीजेपी पर जोरदार हमले कर रहे हैं। पसमानदा समाज से आने वाले पूर्व सांसद अली अनवर ने भी आयोजन के इस्तेमाल पर सवाल खड़े किए हैं। वो लोग आज अल्पसंख्यकों की पसमानदगी दूर करने का दावा कर रहे हैं, जो हमेशा अल्पसंख्यक विरोध की राजनीति करते रहे हैं और जिनका आधार ही मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत फैलाओ और राज करो की नीति रही है। बीजेपी या और कोई पार्टी इसको कर रही है, इसके नाम का बेजा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करना चाहती है। देखिए, कोई आविष्कार और अनुसंधान होता है तो उसका डिस्ट्रक्टिव भी अप्रोच होता है, उसको लेकर इस्तेमाल करने का तरीका लोग निकाल लेते हैं। बीजेपी नेता और एमएलसी संजय पासवान की ओर से आयोजित इस आयोजन के बहाने बीजेपी सबके साथ का संदेश देना चाहती है, तो वहीं विरोधी पार्टियां मुसलमानों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही है। वैसे 26 नवंबर को होने जा रहा ये आयोजन सियासी मुद्दे को गर्मा जरूर दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। जन स्वराज पदयात्रा के दौरान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार की जमकर चुटकी ली है। पूर्वी चंपारण में सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने उन्हें कमल और लालटेन के बीच में झूलता पेंडुलम बताया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता भी क्या करे, यहां तो विकल्प ही नहीं है। सीएम नीतीश कुमार भी पेंडुलम की तरह झूलते रहते हैं। जनता वोट देती है तो वो कभी इधर जाते हैं और कभी उधर चले जाते हैं। आदमी में 100 बात बिहार में विकल्प एक ओर भाजपा और एक ओर लालटेन, बीच में तीर लगा के नीतीश कुमार कभी पलट के दाहिने, कभी पलट के बाएं। बुझाते नहीं कहने रही हम जनता एक हाल उठा के लालटेन संगे वोट ले लो तो उछल के चल गए भाजपा में, एक हाली भाजपा के वोट संगे वोट ले लो तो उछल के चल गए लालटेन में। नीतीश कुमार के तो कोनो गिनती देखे, लेकिन दू हो गया दल बा, एगो लालटेन एगो मोदी जी के कमल भाजपा, दोनों के अब क्या परिणाम कौन लिया।
पटना के एक बड़े ज्वेलरी हाउस पर इनकम टैक्स में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्र बताते हैं कि ज्वेलरी हाउस के 3 ठिकानों पर हुई छापेमारी में 25 किलो से ज्यादा सोना और 50 किलो से ज्यादा चांदी मिली है। आयकर की छापेमारी में 50 करोड़ से अधिक टैक्स चोरी का भी खुलासा हुआ है। बिहार में आयकर चोरी को लेकर इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना की प्रतिष्ठित हीरा पन्ना ज्वेलर्स के ठिकानों पर हो रही छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्र बताते हैं कि ज्वेलरी हाउस के 3 ठिकानों पर हुई छापेमारी में 25 किलो से ज्यादा सोना और 50 किलो से अधिक चांदी मिले हैं। सोना और चांदी को गुप्त स्थान पर छिपा कर रखा गया था। ये बरामदगी बोरिंग रोड और डाकबंगला स्थित इन दोनों दुकानों के अंदर के हिस्से में जो गुप्त ठिकाने बनाए गए थे वहां से हुई है। सोना चांदी को छिपाकर बगैर कागजात के रखा गया था। जांच के बाद और भी इसकी मात्रा बढ़ सकती है। 1 तोला यानी 10 ग्राम। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 52,750 रुपए है। हीरा पन्ना ज्वेलर्स के यहां से 25 किलो सोना और 50 किलो चांदी मिलने की बात सामने आ रही है। 10 ग्राम सोने के लिए 52,750 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उस हिसाब से 25 किलो सोने की कीमत 13 करोड़ 18 लाख 75 हजार होगी। वहीं दूसरी तरफ आज की तारीख में चांदी 57,800 रुपए किलो है। उस हिसाब से 50 किलो चांदी की कीमत 28 लाख 90 हजार हुई। यानी हीरा पन्ना ज्वेलर्स के तहखानों से मिले सोने चांदी की कीमत करीब 14 करोड़ रुपए के आसपास है। इतनी रकम या ये कहें कि 14 करोड़ रुपए का सोना शायद 2-4 गांव से भी नहीं निकल पाएगा, जितना अकेले हीरा पन्ना ज्वेलर्स के यहाँ छापेमारी में मिलने की बात सामने आ रही है। आयकर विभाग की छापेमारी में 50 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी का भी खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान ज्वेलरी हाउस के कई कागजात जब्त किए गए हैं। सभी कागजात की जांच के बाद और खुलासे होने की संभावना है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। पटना में चोर एक एटीएम उखाड़ कर ले गए। मामला पौष इलाके कंकड़बाग का है, जहां चोर इंडिकैश का एटीएम उखाड़ कर ले गए। बताया जा रहा है कि एटीएम में करीब 3 लाख रुपए थे। चोरों ने पहले एटीएम से चोरी की कोशिश की और जब इसमें नाकाम रहे तो एटीएम ही उखाड़ कर ले गए। इस खाली जगह को देखिए। एक दिन पहले तक यहाँ एटीएम मशीन लगी थी। लोग आते जाते इंडिकैश बैंक के इस एटीएम से पैसे निकालते थे, लेकिन बीती रात चोर एटीएम ही उखाड़ कर ले गए। तस्वीरें किसी दूर दराज इलाके की नहीं, बल्कि बिहार की राजधानी पटना के पौष इलाके कंकड़बाग की है। सोचिए जरा, बिहार में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। जब चोर एटीएम से पैसा निकालने में नाकाम रहे तो उन्होंने एटीएम को ही उखाड़ लिया। बताया जा रहा है कि एटीएम में 3 लाख रुपए थे। चोर यहाँ आए थे पैसे चुराने, लेकिन एटीएम से जब पैसे नहीं निकाले तो एटीएम मशीन ही उखाड़ कर लेकर चले गए। और उसका एक पार्ट चोरों ने जरूर छोड़ा है पुलिस के अनुसंधान के लिए। पुलिस अब अनुसंधान करेगी इस पार्ट के सहारे। एटीएम मशीन जहाँ लगा हुआ था, देखिए वही वो जगह है जहाँ से जो चोर है वो एटीएम उखाड़ कर ले गए हैं। महापर्व छठ के बाद राजधानी पटना में चोरों ने करीब 3 से 4 करोड़ की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। तब पटना पुलिस ने दावा किया था कि चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए एक खास रणनीति बना ली गई है और इस पर अंकुश लगेगी। लेकिन एटीएम उखाड़कर चोरों ने बता दिया कि पटना पुलिस के दावों में कितना दम है। जरा सोचिए, जिस राज्य की राजधानी में चोर पूरा एटीएम उखाड़ कर लेकर चले जाएं, उस राज्य के बाकी हिस्सों में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब बात तो श्रद्धा मर्डर केस की तरह जुड़े एक सनसनीखेज खबर की, जो नालंदा से आई है। सिलाव इलाके से लापता विकास का शव 6 टुकड़ों में मिला है। पुलिस ने विकास की शादीशुदा प्रेमिका और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर क्या है मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। श्रद्धा मर्डर केस की तरह नालंदा से भी एक युवक का शव 6 टुकड़ों में मिला है।
मृतक की पहचान विकास चौधरी के रूप में हुई है, जो अपने गांव से लापता था। पुलिस ने विकास की शादीशुदा प्रेमिका और उसके पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस की मानी तो विकास की प्रेमिका ने अपने पति के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी और शव को टुकड़ों में काटकर जगह जगह फेंक दिया। फाइनली अनुसंधान में स्पष्ट हुआ कि उसी युवती के द्वारा उस जो विकास कुमार चौधरी हैं नानंद के हैं, उनको वो बुलाए अपने घर में और वहाँ उसकी निर्मम हत्या की और बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग जगह फेंक दिया। उनके अभियुक्तों के निशानदेही पे जो उसका बॉडी है उसको हम लोगों ने दीपनगर थाना क्षेत्र के कोसुत नदी से बरामद किया है। दरअसल नालंदा के सिलाव थाना क्षेत्र के नानद गांव का रहने वाला विकास कुमार चौधरी 16 नवंबर 2022 से लापता था। परिजनों ने एक दिन बाद सिलाव थाना पहुंचकर विकास की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि 17 नवंबर 2022 को बोरे में बंद टुकड़ों में एक युवक का शव मिला। हमारे पंचायत का विकास चौधरी नाम का एक लड़का था जिसका हत्या कर दी गई है और हत्या बेरहमी ढंग से किया गया है। उसका हाथ पैर काटकर ये नारी का छिलका पर जो है वहाँ पे मिला है और शरीर का जो हिस्सा है सिपाह मोड़ के सिपाह पुल के नीचे मिला और सर जो है जो फतुहा के पुनपुन नदी में मिला है। 2 दिन से लापता था। उसका खोजबीन परिवार वालों मतलब 16 तारीख से लापता था। उसका परिवार वालों खोजबीन कराए थे लेकिन अंततः हमें मतलब पता नहीं चल पा रहा के बाद इसका। पुलिस की माने तो गिरफ्तार महिला ज्योति से मृतक विकास का कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ज्योति अपने पति के पीठ पीछे अक्सर विकास से मिलती थी। ये सिलसिला पिछले कई सालों से चला आ रहा था, लेकिन ज्योति के पति को जब इस राज का पता चला तो फिर ज्योति ने अपने पति से मिलकर विकास को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान तैयार किया। 16 नवंबर को साजिश के तहत विकास को मिलने के लिए ज्योति ने अपने घर नूरसराय के बाराखुर्द गांव बुलाया, लेकिन विकास जो गया तो फिर लौट कर नहीं आया। फिलहाल माशूका से कातिल बनी ज्योति और उसके पति को पुलिस ने दबोच लिया है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। पूर्व सांसद आनंद मोहन 15 दिनों की पेरोल खत्म होने के बाद फिर से सहरसा जेल पहुंच गए हैं। पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर आनंद मोहन को 15 दिनों की पेरोल मिली थी, जिसकी अवधि आज खत्म हो गई है, जिसके बाद वे फिर सहरसा जेल पहुंच गए हैं। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में सजा होने के बाद आनंद मोहन बीते 15 साल से जेल में बंद हैं। बेटी सुरभि आनंद की सगाई में शामिल होने को लेकर आनंद मोहन 15 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद आनंद मोहन के जेल जाने से उनके समर्थक मायूस हैं। की समय सीमा समाप्त हुई है। ये तो होना ही था, 15 दिन का पैरोल था। ये अस्थायी निर्मुक्ति पैरोल था और प्रतिबंधित पैरोल था 15 दिनों के लिए। समय सीमा खत्म हुई तो आ गए। आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने अपने पिता आनंद मोहन के लिए जब गाना गाया तो पूरा माहौल भावुक हो गया। डीएम हत्याकांड में सजा काट रहे आनंद मोहन पैरोल पर बाहर आए थे और उनके वापस जेल जाने के एक दिन पहले उनके बेटे और विधायक चेतन आनंद का जन्मदिन था। इसी मौके पर चेतन आनंद ने गीत गाया। तेरे नैनों ने बातें किए
और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।